हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 10 कॉलोनिज्म का हम 6th पार्ट देखेंगे। तो इससे पहले के जो पार्ट्स है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने देख ली थी। हमने देखा था कि कैसे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ जाके अपना दबदबा बना रही थी, वहाँ जाके कॉलोनीज़ बना रही थी। तो यहाँ पे हमने मैप में ये देखा था कि कॉलोनीज़ उन्होंने कहाँ कहाँ, ये यूरोपियन कंट्रीज़ है और यूरोपियन कंट्रीज से पूरी जो विश्व में है वहाँ जाके अपनी कॉलोनीज बनाई थी। तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बारे में हमको जानना था। सबसे पहले हम अमेरिका के बारे में हमने जाना, उसके बाद हमने एशिया के बारे में जाना। अब एशिया जो है उसके बाद हमने अफ्रीका के बारे में जाना। अब अफ्रीका का कुछ पार्ट हमको देखना है, उसके बाद हम इंडिया के बारे में देखेंगे। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। अफ्रीका में स्लेव ट्रेड ख़त्म कैसे हुआ, कैसे जो है वहाँ के लोगों को राइट्स मिला, ये सारी चीज़ें जो हम इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद एक दर्दनाक जो स्थिति थी उस समय अफ्रीका में, जहाँ पे लोगों के हाथ काट दिए जाते थे, उसके बारे में हमको देखना है कि यहाँ पे एक पिक्चर दी गई हुई है जो हमने लास्ट सेशन में लास्ट में मैंने बताया था कि क्यों यहाँ पे जो लोग दिख रहे हैं उनके एक हाथ नहीं है, कहाँ गए उनके एक हाथ, उस कहानी के बारे में हमको देखना है। इस पिक्चर से ही आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति रही होगी कि लोगों के हाथ काट दिए जाते थे। तो इसके बारे में हमको आज के वीडियो लेक्चर में देखना है और हम इंडिया को भी आज ही कवर कर लेंगे। तो रबर प्लांटेशन इन कॉन्गो एंड जिनोसाइड ऑफ लोकल कम्युनिटीज। तो रबर प्लांटेशन हो रहा था कॉन्गो जो जगह है वहाँ पे, और जिनोसाइड मतलब जो इंसान है उनका उनके साथ इस तरीके की हरकत, इसे जिनोसाइड कहा जाता है, जहाँ पे एक व्यक्ति के अंग को काट दिया जाता है। तो किंग Leopold II of Belgium was keen to establish his own dominico in Africa between 1879 to 82. He deceived many tribal chiefs in the Congo to sign treaties that gave him control over 23 lakh square kilometers of land. This land area was around 80 times the size of Belgium. It became his private property. अब आप यहाँ पे देखिए, जो किंग लिपोल्ड था, कहाँ का, बेल्जियम का, उसने क्या किया, उसने धीरे धीरे जो है अपना दबदबा फैलाया, कहाँ, अफ्रीका में। तो 1879 और 1882 के बीच में उसने कई सारे जो ट्राइबल चीफ्स थे, जो वहाँ के जो लोकल चीफ्स थे, ट्राइबल चीफ्स अफ्रीका के, उनको क्या किया, डिसीव मतलब धोखा किया और उनसे बहुत सारी ट्रीटीज साइन की कहाँ, कौन से लोकेशन में, कॉन्गो में, और 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो लैंड है उसको अपने अधीन रख दिया। तो ये जो लैंड था, ये जो लैंड एरिया था, वो क्या था, बेल्जियम का 80 टाइम्स था। जितना बेल्जियम नहीं था, बेल्जियम का जो साइज था उससे 80% जो लैंड उसने अफ्रीका में हथिया के रखा और इसे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाया। तो लियोपोल्ड ordered all the people living in the forest of the Congo to sell rubber, elephant tusk, and other forest produce to the king's agent, failing which the defaulters would have to be killed or their hands cut off. अब लियोपोल्ड ने ये इतना सारा जो 23 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लैंड है उसको अपने अधीन करा था। वहाँ पे लोगों को ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया, जितने भी वहाँ लोग रहते थे फॉरेस्ट में, तो उनको रबर, ठीक है, रबर इकट्ठा करना है। एलिफेंट के टस्क मतलब जिसे आइवरी भी कहा जाता है, जो एलिफेंट का जो सूंड होता है जिससे काफ़ी वैल्यूबल चीज़ें बनाई जाती हैं, ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये जो एलिफेंट का टस्क है, और फॉरेस्ट से जो भी प्रोड्यूस उनको मिलता है उसको उनको किंग्स के एजेंट है उनको देना है, उनको बेचना है। अगर कोई डिफॉल्टर हो जाता है, अगर वो कोई मना करता है कि वो किंग के लिए काम नहीं करेगा, तो या तो उसे मार दिया जाता था या तो उसके हैंड्स जो हैं उसको काट दिया जाता था, उसके हाथ काट दिए जाते थे। मैनी कंपनीज वेयर कॉन्ट्रैक्टेड टू collect the produce on behalf of the king. These conscientious companies wrote a new chapter in the annals of human cruelty. अब बहुत सारी कंपनीज जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, ठेका दिया गया, जो किंग के बिहाफ में, मतलब किंग के बदले जो है ये सब काम करे, ये प्रोड्यूस को इकट्ठा करने का काम कर सकते। और ये जो कंपनीज है, कंसेशनर्स मतलब जो कंसेशन ले रही थी किंग से, ठीक है, जो
किंग के बिहाफ में काम कर रही थी, उन्हें एक नए चैप्टर लिखा जिसे क्या कहा जाता है, एक अलग ही दिशा, एनल्स ऑफ ह्यूमन क्रूरल्टी, मतलब एक नेक्स्ट लेवल का ह्यूमन क्रूरल्टी, ह्यूमन में जो ह्यूमन बींग्स को मारने का, ह्यूमन बींग से अत्याचार करने का एक नेक्स्ट लेवल बताया। द अफ्रीकन्स हु डिड नॉट ब्रिंग रबर इन स्पेसिफिक क्वांटिटी हैड देयर हैंड्स कट ऑफ। इट इज सेड दैट 100 lakh people living in Congo were killed in this genocide। तो ये जो जेनोसाइड है ना, ये जो स्थिति है जहाँ पे रबर, आइवरी या कुछ भी अगर वो नहीं ला पाते हैं तो क्या होना पड़ता था उनको या तो मतलब आप इस चीज़ को मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मतलब क्या ये स्थिति रही होगी। 100 लाख पीपल, ठीक है, जिनको मतलब मार दिया जा रहा है, तो क्या मतलब उस समय स्थिति हुई होगी, क्या मतलब उस समय मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब किस तरीके से मतलब लोगों को मार देना, नरसंहार कर देना। तो ये जेनोसाइड मतलब होता है नरसंहार, मतलब इंसानों को मारना। तो ये कैसी स्थिति रही होगी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम था वो डिसकंटिन्यू हुआ कब, 1908 में, कब, जब बेल्जियम पार्लियामेंट जो है उसने ये जो कॉन्गो है उसको अपने अधीन में रखा। उसके बाद हमको देखना है कॉलोनिज्म एंड अफ्रीकन रेसिस्टेंस। तो कैसे अफ्रीकन ने ये जो कॉलोनीज है उसको रेसिस्ट किया, मतलब उसके विरोध में आए। तो डिस्पाइट देयर लिमिटेड रिसोर्सेज, अफ्रीकन पीपल पुट अ स्पिरिटेड रेसिस्टेंस अगेंस्ट द यूरोपियन पावर्स, बट मोस्ट ऑफ देयर प्रोटेस्ट मेड फेलियर। तो अब इतना मतलब वो पूरे तरीके से मतलब अधीन थे, उनके पास कुछ नहीं था, अफ्रीकन के पास में लिमिटेड रिसोर्सेज थे। तो भी अफ्रीकन पीपल जो है उन्होंने थोड़ा पहल किया, उन्होंने थोड़ा सा मतलब अपने आत्मविश्वास को जगाया और यूरोपियंस के खिलाफ जो है, यूरोपियन पावर्स के खिलाफ में जो है अपनी लड़ाई लड़ना चालू किया, उनके विरोध करना चालू किया। लेकिन बहुत सारे प्रोटेस्ट जो थे, उनके विरोध थे, वो क्या हो जाते थे, फेल हो जाते थे। तो एडवर्ड मोरेल, अ ब्रिटिश जर्नलिस्ट हु स्पेंट सम टाइम इन अफ्रीका, wrote a book about the pitiable plight of the African people titled The Black Man's Burden, given below is an extract from the book। अब एक ब्रिटिश जनरल थे, क्या नाम था उनका, एडवर्ड मोरेल। इन्होंने कुछ टाइम अफ्रीका में बिताया, उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें ये जो दयनीय पिटिबल प्लाइट मतलब दयनीय स्थिति जो थी अफ्रीकन पीपल की, उसको लिखा किसमें, एक बुक में। किसका क्या नाम है उस बुक का, द ब्लैक मैन्स बर्डन। और ये उस बुक का के बारे में मतलब बुक का एक्सट्रैक्ट है, मीन्स बुक की कुछ लाइन्स है। नॉर अ वायलेंट फिजिकल ऑपोजिशन टू अब्यूज एंड जस्टिस पॉसिबल फॉर द अफ्रीकन इन एनी पार्ट ऑफ अफ्रीका, हिज चांसेस ऑफ रेसिस्टेंस had been dwindling with the increasing killing power of modern amendment. Thus African is really helpless against the material gods of white man embodied in imperialism, capitalism, एक्सप्लॉयटेशन एंड मेटर्स। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि मतलब कैसे जो है, जो अफ्रीकन जो है वो मतलब ये जो वाइट पीपल है, यूरोपियंस हैं, उनके अत्याचारों में कैसे दब चुके हैं। उसके बाद हमको देखना है द माची माची रेबिलियन। तो जर्मनी कंट्रोल ईस्ट अफ्रीका। तो जर्मनी क्या है, ईस्ट अफ्रीका को कंट्रोल करता था। द जर्मन गवर्नमेंट पुट प्रेशर ऑन पीपल लिविंग इन दिस रीजन टू गो कमर्शियल क्रॉप्स लाइक कॉटन इंस्टेड ऑफ cereals for consumption. The cotton was mainly to supply to German mills। तो जर्मनी जो है वो ईस्ट अफ्रीका को कंट्रोल करता था। तो जर्मन कंट्रोल गवर्नमेंट जो है वो प्रेशर देती थी यहाँ के लोगों को, अफ्रीका के लोगों को, ईस्ट अफ्रीका के लोगों को, कि वो सीरियल्स की जगह क्या होगा, कमर्शियल क्रॉप्स उगाए। कमर्शियल क्रॉप्स का क्या मतलब होता है, ऐसे क्रॉप्स जिसको हम बेचने के लिए उगाते हैं। तो यहाँ पे कॉटन उनको उगाने के लिए फोर्स किया जा रहा था। तो कॉटन इसलिए उगवा रहे थे वो क्योंकि उनको रॉ मटेरियल्स चाहिए थे अपने जर्मन मिल्स में, ठीक है, जर्मन जो टेक्सटाइल मिल्स है उसमें यूज करने के लिए। इन 1905 a rumor suddenly spread that if Africans sprinkled magical holy water on their body, the German bullets would turn to water. Around 20 tribes joined hands to fight against German rule. They believed that their god had ordered them to wage war and their ancestors would protect them in the battle। अब 1905 में एक रूमर मतलब एक बात फैली, ठीक है, एक ऐसी बात फैली जो सच नहीं थी। तो रूमर मतलब एक ऐसी बात जो सच ना हो। तो रूमर फैला कि अफ्रीकन जो है अगर अपने
ऊपर एक हॉली वाटर जैसे हम गंगा जल को बहुत शुद्ध मानते हैं, तो इस तरीके से एक शुद्ध पानी है, उसको अगर हम अपने ऊपर छिड़क दें तो जर्मन के पास जो बुलेट्स है, जो वो हथियार यूज़ कर रहे हैं, वो पानी में बदल जाएगा, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। तो यही सोचकर जो 20 ट्राइब्स थे, 20 लोग थे, ठीक है, वो उन्होंने क्या किया, हाथ मिलाया और जर्मन के रूल के खिलाफ लड़ने के लिए आगे बढ़े। उनका ये मानना था कि उनका जो भगवान है उनको ऑर्डर किया है कि वो ये जो यूरोपियंस है उनके खिलाफ लड़ाई लड़े, और उनके जो एंसेस्टर्स है, उनके जो पूर्वज है, वो उनको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे इस बैटल में, इस लड़ाई में। और इस रिबिलियन को क्या कहा जा रहा है, माजी माजी रिबिलियन। बट व्हेन द ट्राइबल वॉरियर्स अटैक्ड द जर्मन ट्रूप्स विद देयर स्पीयर्स, 75,000 of them were mowed down by the German machine guns। अब लेकिन जब ट्राइबल वॉरियर्स जो है वो जर्मन ट्रूप्स के सामने, जर्मन जो आर्मी है उसके सामने आए अपने भाले के साथ, उनके पास कोई एडवांस हथियार तो नहीं था, तो अपने स्पीयर्स भाले लोगों के साथ आए, तो 75,000 जो है वो वहीं पे मारे गए, क्योंकि जर्मन के पास क्या थी, मशीन गन्स थी। ट्वाइस द नंबर लेटर डाइड इन द फैमाइन, और उससे ज़्यादा लोग जो है वो सूखे में मर गए, क्योंकि फूड ग्रेन की क्या थी, शॉर्टेज थी, क्योंकि उनको सीड्स, कॉटन सीड्स को कल्टीवेट किया जा रहा था इंस्टेड ऑफ सीरियल्स। उसके बाद हमको देखना है यूथोपिया सक्सेस रिबिलियन के बारे में। तो यूथोपिया वाज द ओनली अफ्रीकन कंट्री that successfully resisted the European colonial rule. Menik too was the Ethiopian ruler in 1889. After Berlin Conference, the British, French and Italians tried to extend their spheres of influence in Ethiopia. Menelik cleverly used one European nation against other. During this time, he made big purchases of gun and ammunition from Russia and France. तो यूथोपिया एक ही ऐसा अफ्रीकन कंट्री था जिसने सक्सेसफुली जो है यूरोपियन कॉलोनियल रूल का रेसिस्टेंस किया, उसका विरोध किया। तो मेनिक टू जो है वो यूथोपिया का रूलर था 1889 में, और बर्लिन कॉन्फ्रेंस के बाद ब्रिटिश, फ्रेंच और इटालियंस जो है वो चाहते थे कि वो अपना जो दबदबा है, अपना जो अधिकार है वो यूथोपिया में फैले। तो मेनिक जो है वो उसने बहुत चालाकी दिखाई, और उसने जो है यूरोपियन नेशंस को उन्होंने बहुत चालाकी दिखाई, और उसने क्या किया, एक यूरोपियन नेशन को दूसरे यूरोपियन नेशन के खिलाफ भड़का दिया। ठीक है, तो यहाँ पे तीन, जैसे यहाँ पे ब्रिटिश, फ्रेंच और इटालियंस वहाँ पे अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, मेनिक के क्या किया, तीनों को ही आपस में भिड़ा दिया, तीनों को ही आपस में लड़वा दिया। और उसने ये भी किया कि उसने बहुत सारे गन्स और एम्यूनेशन जो है रशिया और फ्रांस से खरीदे। तो इटली साइंड अ ट्रीटी विद मेनेलिक इन 1889। सेपरेट डॉक्यूमेंट्स वेयर प्रिपेयर्ड फॉर बाइलिंगुअल ट्रीटी। तो इटली ने साइन किया कुछ ट्रीटी मेनेलिक के साथ 1889 में। सेपरेट डॉक्यूमेंट्स साइन किए गए इस बाइलिंगुअल ट्रीटी में। बाइलिंगुअल मतलब दो राज्यों के बीच में। तो Ethiopia said Ethiopian version ceded a portion of its territory to Italy, but the Italians said their version backed their claim to take over the entire country as a protected state. The Italian forces advanced into northern Ethiopia. Menek declared war against Italy. The Ethiopian army defeated Italians in Battle of Adwa in 1896 to write a new chapter of colonial history. अब इटली ने साइन किया एक ट्रीटी मेनेलिक के साथ, लेकिन जैसे कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज बहुत ही चालाक लोग थे, तो उन्होंने सेपरेट डॉक्यूमेंट्स भी लिखवाया, बायलैटरल ट्रीटीज वगैरह हुई, लेकिन एक पोर्शन दिया गया था इटली को, एक टेरिटरी दी गई थी जहाँ पे ये बोला गया था कि इटलियंस ठीक है, ट्रीटी साइन हुई थी कि कुछ पोर्शन उनको दिया जाएगा। लेकिन इटली के जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, उनको वर्शन चाहिए था कि वो अपना पूरा मतलब एंटायर कंट्री पे अपना एक प्रोटेक्टेड स्टेट के तौर पर राज्य करना चाहते थे, हथियाना चाहते थे। तो इटालियन फोर्सेस जो है वो नॉर्थर्न यूरोप की तरफ आई, वॉर हुआ और इसमें क्या है, इथोपियन आर्मी जो है उसने इटालियंस को क्या दिया, हरा दिया बैटल ऑफ अदवा में 1896 में, और एक नया चैप्टर लिखा कॉलोनियल हिस्ट्री में। उसके बाद हमको देखना है कॉलोनिज्म इन इंडिया, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि वीडियोस को बहुत बड़ा करने से भी शायद आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, बोर हो जाते हैं। और मैं अपने तरीके से पढ़ाती हूँ, मैं थोड़ा सा स्पीड भी बोलती हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे काम करना मुझे
शायद नहीं जमता, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चीज़ों को बताऊँ, आपको एक एक लाइन को समझाऊँ ताकि आपको हिस्ट्री ईजी लगे। मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए थे कि मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ वीडियोस बना के जिस वीडियो में 10 से 20 ही व्यूज़ आते हैं। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 10 से 20 व्यूज़ आते भी हैं तो मेरा नॉलेज बढ़ रहा है जब मैं आपको बता रही हूँ। और साथ ही साथ में अगर 10 से 20 व्यूज़ भी आते हैं तो अगर मेरे वीडियोस देख के 10 से 20 बच्चों को फ़ायदा हो भी रहा है तो क्या बुराई है। अगर 10 बच्चे भी मेरे वीडियो देख के अच्छे नंबर ला लेते हैं या उनको समझ में आ जाता है तो दैट मेक मी वेरी हैप्पी। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंडिया के बारे में देखेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इतना पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।